हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगला टॉपिक जो अपना आता है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान की मापन की बात करें तो देखो, एक मैट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। ध्यान में रखना आपको। एक क्विंटल 100 kg होता है, सबको पता होता है। इंपॉर्टेंट वाली बात जो है पढ़ाने वाली वो ये है कि एक पाउंड जो होता है वो 453 ग्राम होता है, या अगर अपन किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.453 किलोग्राम होगा। ठीक है ना। अगर ग्राम में लिखें तो 453 ग्राम, वरना 0.453 kg। समझ में आ गई मेरी बात। ये जो है वो द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। ये क्या है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? चंद्रशेखर लिमिट, सीमा। वो एक CSL क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो होता है वो क्या होता है? वन चंद्रशेखर लिमिट होता है। ये मास का द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि एक पाउंड इजिकल टू 453 ग्राम होते हैं, यानी कि 0.453 kg होता है। ध्यान रख लोगे। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बात करूंगा, ये तो बड़े द्रव्यमान थे। अब मैं बात करूंगा किसकी? छोटे द्रव्यमानों की। अगर मैं बात करूं छोटे द्रव्यमान की, तो छोटे द्रव्यमान में मैंने कहा जैसे एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर 1 AMU की बात की जाए तो 1 AMU जो होता है, देखो क्या होता है? 6C12 कार्बन का एटम, एक कार्बन का एटम, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 6C12 एटम का द्रव्यमान इंटू 1/12 पार्ट, यानी कि इसका 1/12वां हिस्सा होता है। कार्बन परमाणु जो होता है उसका जितना भी द्रव्यमान होता है उसमें अगर 12 का भाग लगा दे तो वो आता है एक परमाणु, 1 AMU आ जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जाता है। कोई दिक्कत? याद रख लोगे, ये आपको हर सूरत में याद होना चाहिए। इसका मान जो होता है 1 AMU इक्वल टू कितना होता है कि भाई कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट, याद रह जाएगा। इसका मान कितना होता है 1 AMU का? अगर मैं मान लिखूं तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ध्यान में जाएगा। कोई दिक्कत है? 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ये इसका मान होता है। अपन यहाँ पर कुछ छोटे द्रव्यमानों की बात करते हैं, जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? पता है क्या आपको? लगभग होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है लगभग। ये इसको अपन लिख सकते हैं 1 AMU। सही है। दूसरा मैंने कहा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। लगभग बोल रहा हूं, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। इसका मान थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिलहाल अपन उसमें नहीं जा रहे कि बड़ा छोटे में, अपन लगभग कहेंगे कि 1 AMU में होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, नाभिकीय भौतिकी पढ़ोगे, तो वहां पर इनको अपन अलग जो द्रव्यमान एग्जैक्ट होगा वो अपन बताएंगे। न्यूट्रॉन के बाद में मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये प्रोटॉन से भारी है कि हल्का है? प्रोटॉन से हल्का है। कितना हल्का है? याद रखना, प्रोटॉन्स के द्रव्यमान का 1840 गुना हल्का है। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसे बोल दो कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 1 kg का है, माना कि इलेक्ट्रॉन अगर 1 kg का हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1840 kg होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg है तो प्रोटॉन का कितना होगा? 1840 गुना हो जाएगा, तो 1840 kg हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मैं इसको एमयू में चेंज करूं तो एमयू में कैसे चेंज करेंगे भैया? किलोग्राम को अगर एमयू में चेंज करना है तो इसका डिवाइड कर दो। तो जब मैं इसका डिवाइड करता हूं तो ये आता है 0.00055 AMU। याद रख लेना। ये मैंने छोटे द्रव्यमानों की बात की। कोई दिक्कत? अब देखो अपन पढ़ेंगे क्या? विमा, भौतिक राशियों की विमा अपन पढ़ने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विमा की बात कर रहा हूं। अपन सबसे पहले जो अपने मैकेनिक्स में जो बेसिक क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, अपन उनकी विमाओं की बात करेंगे। ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने बात की किसकी, द्रव्यमान की। किसकी बात की, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में देखो मूल रूप से तीन भौतिक राशियां जो होती है वो फंडामेंटल होती है। मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, ओनली यांत्रिकी में बात कर रहा हूं। यांत्रिकी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो तीन होती है। कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। समझ में आ गई मेरी बात, तो इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो क्या होती है, m1, L0 एंड T0। और बीमा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे M फॉर मास हो गया, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है ना, इसमें लंबाई और समय तो होता नहीं है, इसलिए मैंने M1 लिख दिया। और दोनों तरफ ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अगर विमीय विधि आप बता रहे हो, विमीय निरूपण आप बता रहे हो, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। बोलो कोई दिक्कत। ये हो गया द्रव्यमान। इसके बाद में मैंने कहा, दूसरा मैंने कहा किसका, लंबाई। देखो लंबाई की बात कर लो, आप लिखते रहना, मैं यहाँ पे सिर्फ लंबाई लिख रहा हूं। लंबाई की जगह आप चौड़ाई बोल दो, आप ऊंचाई बोल दो, आप दूरी बोल दो, आप विस्थापन बोल दो, आप गहराई बोल दो, आप तरंग धैर्य बोल दो, तरंग लंबाई बोल दो, आप त्रिज्या बोल दो। ये सारी जो चीजें हैं वो लंबाई के अंदर ही आती है, और इनकी विमा जो होती है M0, L1 और T0 होती है। समझ में आ गई, जो मैंने अभी बोला है उन सब की विमा क्या होती है, L1 होती है। कोई दिक्कत। तीसरी विमा बात कर रहा हूं समय की। समय की जो विमा होती है वो मैंने कहा M0, L0 एंड T1 होती है। ठीक है, नोट कर लो एक बार फटाफट से इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या कहा, समय की विमा क्या होती है, M0, L0, T1। ठीक है, समय की बात करो, आप यहाँ पे इसको आवर्तकाल भी बोल सकते हो। आवर्तकाल की बीमा भी यही होती है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, परिभाषा आपको पता होगी, एक दोलन में करने में लगे समय को दोलन काल या आवर्तकाल कहते हैं। एक आवर्त गति हो रही है, जैसे मान लो कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, तो वो एक निश्चित समय पश्चात अपनी गति को दोहराती है, तो उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है ना, तो एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो है क्या, समय ही तो है ना, तो समय का क्या हो जाएगा, M0, L0, T1, याद रह जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं आवृत्ति की। आवृत्ति किसे कहते हैं भाई, आवृत्ति कहते हैं प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। भाई एक सेकंड में जितने कंपन, मान लो कोई चीज फड़फड़ा रही है, कोई चीज वाइब्रेट हो रही है। अब ये जैसे मान लो मेरी उंगली वाइब्रेट हो रही है, तो ये एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो जाएगी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां पर मैंने कहा आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों से। अगर सूत्र की बात करूं, मैंने कहा कंपनों की संख्या को मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं और समय को मैं t से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो n का कोई भी संख्यात्मक मान की विमा नहीं होती है, तो नीचे क्या है t, तो इसकी हो जाएगी, नीचे तो जाएगा t1। समझ में आ गई मेरी बात, ऊपर क्या है 1, तो इसकी विमा अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, M0, L0, T-1। बोलो कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद में बात करता हूं नंबर 5, और नंबर 5 में मैंने कहा मैं बात कर लेता हूं किसकी, क्षेत्रफल की। देखो क्षेत्रफल का आप कोई भी सूत्र बोलो, किसी भी क्षेत्रफल का, भाई किसी का वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, या कोई भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी का भी आप क्षेत्रफल बोलते हो, तो आप जैसे मैंने बोला गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल बोला तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, एक संख्या है, पाई क्या है 3.14 क्या है, एक संख्या, और आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या की घात 2 है, तो त्रिज्या की क्या क्या कौन सी होती है, लंबाई वाली तो होती है। तो यानी कि अगर क्षेत्रफल की विमा की बात करूंगा तो मैंने कहा m तो होगा 0, t भी होगा 0, लेकिन l कितना होगा 2 बार, तो L2 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या होगी, M0, L2, T0। बोलो कोई दिक्कत। क्षेत्रफल के बाद में मैं बात करता हूं आयतन की। क्षेत्रफल के बाद में क्या आएगा, आयतन। आयतन की मैं बात करता हूं तो देखो कोई भी आयतन बोलो, जैसे मैंने बोला गोले का आयतन, गोले का आयतन जैसे मान लो 4/3 पाई आर क्यूब, या बोल दो जैसे किसका आयतन, कोई घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की L1 इंटू L1 इंटू L1 क्या हो जाएगा, L की घात 3। आयतन में अपन बोलेंगे यहाँ पे जैसे त्रिज्या है तो त्रिज्या की घात, ये 4/3 तो क्या है, 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। पार क्या है, त्रिज्या है, तो इसकी घात 3, यानी कि क्या हो जाएगा, M0, L0 और क्या, सॉरी L3 एंड T0। ठीक है, अरे कर लोगे क्या। आयतन के बाद में आता है घनत्व। क्या आता है, घनत्व।
अगर मैं घनत्व की बात करूं तो अगर यहाँ पे बात मैकेनिक्स में घनत्व की बात की जाती है तो द्रव्यमान घनत्व भी होता है। वैसे घनत्व बहुत सारे हो सकते हैं, आवेश घनत्व हो सकता है, द्रव्यमान घनत्व हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं घनत्व की, और यहाँ पे अगर मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो घनत्व कौन सा है, द्रव्यमान घनत्व। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे इकाई। क्या होता है इसका, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। कोई दिक्कत, द्रव्यमान की विमा होती है m1, आयतन की विमा होती है, देखो ऊपर ये L3, अरे यही तो होती है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L माइनस 3 बस T0। ये किसका आ गया, घनत्व का आ गया। बोलो कोई दिक्कत, फटाफट से नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं इसको। चलो एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 8, क्या, वेग। वेग बोल दो या चाल बोल दो, देखो दिशा का फर्क होता है वेग और चाल में, ठीक है ना। फिलहाल अपन उस दिशा वाली बात में जा रहे हैं। लगभग जो सूत्र होता है इसका, वेग बोलोगे तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे सम हो जाएगा, चाल बोलोगे तो दूरी बटे सम हो जाएगा। तो विस्थापन, विस्थापन या दूरी बटे समय, सूत्र तो होता है ये। अब विस्थापन और दूरी का होता है L1 और समय का होता है T1। क्या बन जाएगा भैया, L1 T माइनस 1। ये याद होना चाहिए। अब देखो इसी के अंदर अकॉर्डिंग टू इसका मात्रक होता है, L का मतलब लंबाई, T का मतलब समय, तो मीटर और सेकंड इनवर्स यानी मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही तो होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो। वेग के बाद मैं पढ़ाऊंगा त्वरण। इसके बाद आएगा त्वरण। नंबर कौन सा था भैया, जो भी है आप देख लेना, 8वां में डाल रहा हूं तो। त्वरण, त्वरण की मैं बात करूं, त्वरण किसे कहते हैं भैया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसे कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग अपॉन समय, सही बात है क्या। अब वेग की परिभाषा अभी भी लिखी थी, क्या, विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय, और समय पहले से ही है तो समय स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है क्या। अरे वेग का मान हो गया विस्थापन अपॉन समय, और समय पहले से तो समय इंटू समय इक्वल टू समय स्क्वायर, यानी कि विस्थापन तो हो गया L1 और ये T स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। सिंपल है, क्या बन जाएगा, L1T माइनस 2। ये इसकी हो गई विमा, किसकी, त्वरण की। याद रखोगे, करना ही पड़ेगा। देखो त्वरण का अगर मात्रक देखो तो L से मीटर और ये पर अपॉन टी स्क्वायर, L अपॉन टी स्क्वायर तो है ना, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। अब आप यहाँ पे त्वरण बोल दो, आप त्वरण की जगह क्या बोल दो, मंदन बोल दो। मंदन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही होता है, लेकिन अगर वेग बढ़ रहा है तब तो है त्वरण, और अगर वेग घट रहा है तो क्या है, मंदन। समझो कोई गाड़ी जैसे है, आपने एक्सीलरेटर पे पैर लगा दिया तो गाड़ी भाग रही है, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में वहां पे टर्म जो ली जाती है वो त्वरण होती है। आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी 100 से भाग रही थी, फिर 100 से 90, 80, 10, 15 जो भी होगी, स्पीड कम होती आई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, उसमें मंदन लग रहा है। वेग में परिवर्तन तो हुआ लेकिन वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो उस जगह मंदन काम में लेते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, उसका भी क्या होगा, सेम ही होगा। आप बोल दो गुरुत्वीय त्वरण। तो इन सब की अगर विमा बोलेंगे तो क्या होगी, L1T माइनस 2 ही होगी। याद रख लोगे क्या, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अपनी भौतिक राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जिसका नाम है बल। ये जो बीमा है आपको डायरेक्ट इसका बीमा याद रहनी चाहिए। आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको इसका बीमा जो है निकाल के देख रहे हो, आपको इसकी बीमा डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो बल है, ये जो इसकी ये जो बल होता है, ये बहुत सारे फॉर्मूले में होता है, बहुत सारे फॉर्मूले में ये आता है काम में, बल। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, बल की बीमा डायरेक्ट रख देंगे, वरना बार बार सॉल्व करते फिरेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बल की बीमा डायरेक्ट अभी मैं निकाल के बता रहा हूँ। इसकी बीमा जो भी आएगी आपको हर सूरत में याद होनी चाहिए। बल बराबर होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है भैया, द्रव्यमान यानी m1, और त्वरण क्या होता है, त्वरण की बीमा ये नहीं, अब निकालने की जरूरत नहीं, मैंने निकाल रखी है L1T माइनस 2, L1T माइनस 2। तो इसकी बीमा जो आती है M1 L1T माइनस 2। याद रखोगे क्या, बल की बीमा क्या होती है, M1 L1T माइनस 2। क्या होती है, M1 L1T माइनस 2। बोल के देखो, बोलोगे तो याद हो जाएगी।
बल के बाद में 9 के बाद में आता है 10, 10 में हम पढ़ेंगे कार्य। देखो कार्य बोलो, ऊर्जा बोलो, क्योंकि कार्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किया गया कार्य किसमें रूपांतरित होता है? ऊर्जा में बदल जाता है। तो इनकी विमा सेम है, परिभाषाएं अलग अलग है कार्य और ऊर्जा की, लेकिन इनकी जो विमा होगी क्या बोलते हैं इसका, मात्रक होंगे वो सेम होंगे। कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो। तो चलो ऊर्जा कार्य के बारे में बताते हैं। कार्य बराबर क्या होता है भाई? कार्य बराबर W बराबर बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? देखो आगे ना, बल गुणा विस्थापन। पता है क्या आपको फॉर्मूला? देखो विमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालना चाहते हैं तो सीधी साफ सुंदर बात सिर्फ इतनी है कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आपको विमा नहीं आएगी। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो मैं अभी फिलहाल बताऊंगा आपको, वो वही बताऊंगा जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। जो बाकी की भौतिक राशियां होंगी उनकी विमा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। जैसे यंग मॉडुलस वगैरह जो भी आगे अपन पढ़ेंगे, उनमें इनकी अपन अभी फिलहाल विमा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये भौतिक राशि का फॉर्मूला हमको नहीं पता। तो अभी मैं चाहे सारी भौतिक राशि जितनी भी है उनका अगर लिख दूं, कोई 80, 100, 150 है भौतिक राशियां, तो उन सबका अगर मैं लिखूंगा भी भौतिक राशियों की अगर बीमा, तो आपको समझ में कुछ नहीं आना। लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हमको इसकी बीमा निकालना आ जाएगा। तो बीमा निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल की बीमा क्या होती है? मैंने कहा M1 L1 और T-2, और विस्थापन का मैंने कहा L1। क्या बन गई इसकी बीमा? मैंने कहा M1 L2 और T-2। ये आ गया मेरे पास कार्य या ऊर्जा की बीमा। ऊर्जा की बीमा भी यही है। अगर आप ऊर्जा की बीमा अलग से निकालना चाहते हो, जैसे मैंने मान लो गतिज ऊर्जा निकाली, गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा कोई सी भी हो सकती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा हो, उन सभी ऊर्जाओं की जो बीमा होगी वो यही होगी। अपन एक काम करते हैं, गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला याद हुआ आपको? 1/2 mv² होता है। ये निकाल के देख लेंगे इसकी बीमा क्या यही आती है क्या? मैंने कहा 1/2 तो कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि की कोई बीमा नहीं होती है। तो कांस्टेंट राशि की अगर बीमा नहीं होती है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। और द्रव्यमान जो है उसकी बीमा क्या होती है? मैंने कहा M1 होती है। V क्या है? वेग। वेग की बीमा होती है, अब ये भी अपन ने निकाली थी, L1 T-1, और इसकी घात कितनी है? मैंने कहा 2। क्या बन गया? मैंने कहा M1 L2 T-2। देखो वही आया क्या? अब आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। अरे स्थिति जो है कि आप लोग खुद निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m फॉर द्रव्यमान, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होगी? मैंने कहा यही होगी। अरे गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होगी? यही तो होगी। और h क्या होता है? ऊंचाई। तो ऊंचाई की बीमा लगा देना, आ जाएगा आपके पास, यही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये वाला तो मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, कार्य हो गया। इसके बाद में आपको बताता हूँ 11वां नंबर, संवेग का। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। आपका बाल्यावस्था में पढ़ा हुआ है द्रव्यमान, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भैया हर सूरत में याद रख लेना ये। हालांकि आगे अपन पढ़ाएंगे भी, लेकिन वही बात है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब द्रव्यमान कितना है? मैंने कहा M1, और वेग कितना? मैंने कहा L1 T-1। यही तो होगा, यानी बीमा बन गई M1 L1 T-1। याद रह जाएगी क्या बात? इसके बाद में एक भौतिक राशि और बताता हूं यहीं पे। 11 के बाद आता है 12। 12 में हम पढ़ते हैं आवेग। देखो ये भौतिक राशि अभी आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बता देता हूं। ये भौतिक राशि, इसका फॉर्मूला होता है क्या? बल गुणा समय। बल गुणा समय, या फिर आवेग की परिभाषा होती है, वो होती है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, यह आवेग होता है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन मतलब आप सोचो, संवेग में परिवर्तन, पहले कोई संवेग का मान P1 था, बाद में संवेग क्या हो गया? P2 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना? P2 - P1। अरे यही तो होगा। और जब P2 में से P1 को घटाओगे तो क्या आएगा? कौन सी भौतिक राशि आएगी? संवेग ही तो आएगा। अरे संवेग में से संवेग को घटाओगे तो संवेग ही तो आएगा। अगर आप कोई मान लो वेग है, वेग कोई मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसके वेग में परिवर्तन तो 4 - 3। अब 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा? एक क्या आया? किलोग्राम आया क्या? नहीं, किलोग्राम नहीं आएगा। वो वही राशि रहेगी जो आपने घटाई है। तो वो कौन सी राशि थी? वो थी वेग। तो वेग घटाओगे तो वेग ही आएगा, वेग को वेग में जोड़ोगे तो भी वेग ही आएगा।
ऐसा थोड़ा ना वेग को वेग में जोड़ा और द्रव्यमान आ गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको पता है संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में से संवेग को घटाऊंगा तो संवेग ही आएगा, तो संवेग आएगा तो उसकी विमा जो होगी वो यही होगी, m1 l1 t माइनस वन। फॉर्मूले से और निकाल के देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो बल की तो विमा होगी m1 l1 t माइनस 2, समय की होगी t1। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा m1 l2 t माइनस 2। क्या कर दिया रे, ये कहां से हो गया m1 l1 और ये हो गया t माइनस 1, यही तो होगा। अरे सही तो बोल रहा हूँ, संवेग में परिवर्तन की विमा भी यही होगी। ठीक है, ये आवेग हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शक्ति। 12 के बाद आता है 13। शक्ति भी आपका बाल्यावस्था में पढ़ा हुआ होगा। शक्ति पावर P बराबर होता है W अपॉन T, कार्य अपॉन समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो देखो P W कितना है भैया, कार्य की विमा पता है क्या वो कितनी होती है, अभी भी निकाली थी, ये रही m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 और अपॉन समय यानी कि t1 कितना हो गया, P बराबर हो जाएगा m1 l2 t माइनस 3। ये आ गई शक्ति की विमा। याद रख लोगे क्या आप लोग, नोट कर लो आप। एक और बताते हैं आपको विमा, दाब की। बेटा दो दाब भी आपका शायद छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होगा, जहां तक मुझे पता है नहीं पढ़ा हुआ है तो भैया कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 13 के बाद आता है 14, और 14 में अपन क्या बता रहा हूं, दाब, प्रेशर। दाब किसे कहते हैं भैया, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल के मान को दाब कहते हैं। F और बल, A और क्षेत्रफल, F अपॉन A, ये होता है दाब का सूत्र। तो F तो हो गया m1 l1 t माइनस 2 और नीचे क्या है l2 क्षेत्रफल, क्या बन गया m1, ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा l माइनस 1, रहा कि ना, और t माइनस 2, यही होगा क्या, कर लोगे क्या, ये होगी दाब की विमा। ठीक है, तो मैं और भी भौतिक राशियां हैं लेकिन इनकी विमा हम सारी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सामने जो भौतिक राशि आएगी हम उनका सूत्र जानेंगे तो उससे हम उसकी विमा ज्ञात कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो विमा वाली बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं विमाओं पे। विमाओं पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या भाई, जैसे आपको दे दिया v बराबर a प्लस बी टी, ये आपको कोई समीकरण दे दी, क्वेश्चन है भी यही, और आपको कहा उपरोक्त समीकरण में v बराबर है वेग तथा t बराबर है समय। उपरोक्त समीकरण में v वेग है और t क्या है, समय। तो a व b की विमा ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने ये, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अभी अभी बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा भैया, मैंने कहा v बराबर a प्लस बी टी, तो सीधी साफ सुंदर बात ये है कि जो a की विमा होगी वही तो v की विमा होगी। अरे भैया ये दो भौतिक राशि आपस में जुड़ रही है, एक तो a और एक bt, ये आपस में जुड़ के क्या बना रही है, वेग बना रही है। तो सीधी साफ क्या बात है कि a भी वेग होगा और bt भी वेग होगा, तभी तो जुड़ के वेग आएगा, हाँ या ना। तो क्या कहा मैंने कि a की विमा, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, a की विमा बराबर v की विमा, a की विमा बराबर v की विमा। तो a की विमा क्या हो जाएगी, मैंने कहा l1 t माइनस 1, सिंपल, a की आ गई क्या, बोलो कोई दिक्कत। दूसरा मैंने कहा bt की विमा, bt की विमा बराबर, मैंने कहा v की विमा, bt की विमा बराबर v की विमा। तो bt की विमा बराबर क्या हो जाएगा भैया, l1 t माइनस 1 तो हो ही गया, ये तो होगा, t नीचे आ गया, b इज इक्वल टू l1 t माइनस 1 और नीचे समय आ गया, समय में मैंने लिख दिया t1, सही बात है क्या। तो b की विमा क्या हो जाएगी भाई,
L1 t माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या भैया? बीटी की विमा क्या या बी की विमा क्या हो जाएगी? L1 t माइनस 2। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कर लो। S बराबर होता है, S बराबर है AT प्लस BT स्क्वायर। आपको A और B, जहां S क्या है? विस्थापन, जहां S क्या है? विस्थापन, और T बराबर क्या है? समय। ठीक है, तो A की विमा, अब क्या करोगे भैया? AT की विमा बराबर S की विमा, BT स्क्वायर की विमा बराबर S की विमा। तो आपको A और B की विमा निकालनी है। A और B की विमा ज्ञात कीजिए, प्रश्न है ये। तो क्या लिखोगे भैया आप? क्या लिखोगे? लिखोगे कि भैया है AT की विमा बराबर है S की विमा। ये लिखोगे क्या? फिर मैंने कहा A की विमा बराबर हो जाएगा S की विमा अपॉन T की विमा। आप लिख देना पूरा, S की विमा अपॉन T की विमा। अरे लिख दोगे क्या? अरे लिख दोगे क्या? A बराबर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, मैंने कहा L1, और T हो जाएगा T1। हाँ कि ना? क्या आ गया भैया? L1 T माइनस 1। ये आ गई A की विमा। इसी प्रकार BT स्क्वायर की विमा क्या लिख दोगे? BT स्क्वायर की विमा बराबर S की विमा, S की विमा। तो B की विमा बराबर क्या हो जाएगा? S की विमा अपॉन T स्क्वायर की विमा। S की विमा तो है L1 और T स्क्वायर की विमा है T स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L1 T माइनस 2, लगा दो लास्ट में ब्रैकेट। कोई दिक्कत, सिंपल सुंदर बात है। समझ में आया क्या? बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न कर लेते हैं, बिठा दूंगे ये? जल्दी से नोट करो इसको। एक और देखते हैं भैया। देखो, एक आपको वंडरवॉल गैस इक्वेशन दी हुई होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू क्या है, क्या होती है वंडरवॉल? पी वी माइनस वी, वी बराबर आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ए और बी जो है ना, जैसे यहाँ पे पी तो क्या है? मैंने कहा दाब। वी क्या है? मैंने कहा आयतन। आर क्या है? गैस नियतांक। और टी क्या है? मैंने कहा ताप। ध्यान से देख लेना भैया, कहीं टी समय कर दो और टी संवेग कर दो, है ना, ऐसा मत कर देना। आपको यहाँ पे ए और बी की विमा निकालनी है। ए व बी की विमा ज्ञात करो। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने कहा, देखो क्या कहा, अब आपको दिक्कत आ रही है कि गैस कांस्टेंट सर, ये ताप, ये कैसे करें हम लोग? ठीक है ना, ताप का जो है वो आप लोग K1 या θ1 लिख सकते हैं। विमा क्या होती है? K1 θ1। हालांकि मेरे ये कोई काम में नहीं आने वाला, आर और टी मेरे कोई काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा ये दोनों भौतिक राशि तभी आपस में जुड़ सकती हैं जब ये दोनों क्या हो? समान भौतिक राशियां हो। तो मैंने सीधी बात कही, ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा बराबर पी की विमा। पी क्या है? दाब। पी की विमा। सही है क्या? अरे सही है क्या? तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर की विमा। ठीक है, अब P की विमा क्या होती है? मैंने कहा बल बटे क्षेत्रफल। इसका तो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या होता है भैया? आयतन। आयतन की विमा क्या होती है? L3, और इसकी पावर क्या है? 2 है। बल कितना है? मैंने कहा M1 L1 T माइनस 2, और क्षेत्रफल है L2, और ये हो गया L6। सही है क्या? 3 दूनी 6। अब ये L ये हो जाएगा L की पावर 4 और 1 5, तो ये क्या बन जाएगा? M1 L की पावर 5 और T माइनस 2। ये किसकी विमा आ गई? A की विमा। सिंपल बात है ना। अरे ये दोनों भौतिक राशि आपस में तभी जुड़ सकती हैं जब ये दोनों समान भौतिक राशि हैं। तो मैंने इनके लिए कर दिया, A की विमा बराबर P स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर की विमा बराबर P की विमा। तो A की विमा बराबर P इंटू V स्क्वायर की विमा। सॉल्व कर लिया, आ गया मेरे पास। A की आ गई। अब चलो B की और निकाल लेते हैं। तो B की अगर मैं विमा निकालूं तो आप देखो भैया, B और B भी तो समान ही भौतिक राशि होंगी। अगर आपस में घट रही है, जुड़ रही है, तो समान भौतिक राशियां तो घटती जुड़ती हैं। तो मैंने क्या कहा? B की विमा
बराबर v की विमा। तो v की विमा बराबर, मैंने कहा v की विमा होती है L3, आयतन है ना, तो ये आ गया v की विमा, खत्म। सिंपल सवाल है, पूछा जा सकता है। तो आज के समाचार हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।